हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इसका जो हम एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों। अभी इतने में मैंने देखा है कि यूट्यूब पर अगर जब भी मैं वीडियो देखने की स्टार्ट करता हूँ तो वहाँ पे इनकी एक ऐड आती है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड पावर इन पोर्टफोलियो। काफ़ी एक ऐड इनका पॉपुलर हो रहा है अभी, और जब भी किसी भी वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो उनकी ऐड काफ़ी बार मैंने देखी है। तो क्यों ना सोचा इनका एक छोटा सा एक एनालिसिस किया जाए। क्या फ़ंड है, क्या इसकी कैटेगरी है, इसमें क्या निवेश के लिए कैसा रहेगा ये फ़ंड, तो इसका एक छोटा सा एक एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों। एक इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है, अगर आप इस फंड में अगर निवेश करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स के साथ डिस्कस कर ही आप अपना निवेश कीजिए, ना कि हमारे वीडियो को देखने के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों चलते एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि एक निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, तो लार्ज कैप फंड है तो जो इंडिया की जो कंपनीज़ है, टॉप 100 कंपनीज़ है, उसी में ये फ़ंड क्या करता है, निवेश करता है। तो इसी में इन्होंने क्या किया है, निवेश किया है। तो दोस्तों, जैसे कि उन्होंने कहा है कि अगर 1 लाख रुपए अगर आपने इन्वेस्ट किए होते पिछले 1 साल में, तो आपके जो अमाउंट रहती थी वो लमसम में वो 0.92 लाख यानी 92,000 रुपीज़ आपके बनते थे। अगर आप एक मंथली अगर SIP करते थे 1 साल पहले 10,000 रुपये की अगर एक मंथली SIP करते थे तो उसके रिटर्न्स आपको मिलते थे 1,20,000 रुपये। तो देखिए यहाँ पे लमसम के कंपैरिजन में SIP ने ज़्यादा रिटर्न जनरेट किए, क्योंकि SIP हम पीरियडिकली हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, मंथली इन्वेस्ट करते। तो चलते हैं दोस्तों इसके एनालिसिस के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पे वैल्यू रिसर्च की जो एक वेबसाइट है जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की स्कीम को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसका हमने यूज़ किया है दोस्तों। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं कि वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट है, तो इसका हम क्रेडिट देना चाहेंगे एनालिसिस के लिए। उसके बाद चलते हैं बेसिक डिटेल्स में क्या क्या मिलता है हमें देखेंगे दोस्तों। जिसका जो फ़ंड हाउस है वो निपॉन इंडिया म्यूचुअल फ़ंड हाउस है। पहले एक रिलायंस म्यूचुअल फ़ंड रहता था, उसके बाद उसका एक नाम, उसका नेम क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब ये निपॉन इंडिया म्यूचुअल फ़ंड हाउस की तरफ से जाना चाहिए। ये स्कीम 2013 में लॉन्च हुई थी। अगर रिटर्न अगर देखा जाए लॉन्च होने के बाद से आज तक उसने 10.73% के CAGR के रिटर्न इसने प्रोड्यूस किए। बेंचमार्क BSE 100 को फॉलो कर दिए। S&P BSE रिस्क मॉडरेटली हाई है। उसके बाद एसेट देखिए कितने फंड को, कितने रुपीज़ को ये मैनेज करती है, 9,746 करोड़ रुपीज़ फंड को ये क्या करते हैं, मैनेज करती है। इसका एक्सपेंस रेशो यहाँ पे देखिए 1.02% है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमारी आती है तो वो है SIP और लमसम। SIP में हम कितना निवेश कर सकते हैं और लमसम में हम कितना निवेश कर सकते हैं। तो लमसम में और SIP में देखिए जो मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है वो 100 रुपीज़ से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा फंड है, जो हम SIP है वो 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर लमसम में भी करना चाहते तो वो भी 100 रुपीज़ से हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी मुझे अच्छा फीचर्स लगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ़ंड है जो उनके SIP 500 रुपीज़ 1000 रुपीज़ से स्टार्ट होती है, पर लेकिन ये फ़ंड है वो 100 रुपीज़ के साथ भी हम SIP को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद एग्ज़िट लोड यहाँ पे हमें कितना लगा, एग्ज़िट लोड यहाँ पे 1% रिडेम्पशन विद इन द 7 डेज। पर लेकिन दोस्तों SIP में या लमसम में जैसे कि लार्ज कैप फंड है तो यहाँ पे एग्ज़िट लोड मेरे ख्याल से 1% का एग्ज़िट लोड लगता है। पर लेकिन अगर हम 1 साल से पहले अगर इसको हम रिडीम करते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ एग्ज़िट लोड का मुझे प्रॉब्लम लग रहा है। पर लेकिन जितना मुझे पता है तो एग्ज़िट लोड 1% लगता है अगर हम 1 साल के पहले अगर हम रिडीम करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर्स के ऊपर। फ़ंड की परफॉर्मेंस को हम जानने की कोशिश करेंगे कि फ़ंड ने किस तरह से परफॉर्म किया है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर चार्ट अगर हम देखते हैं तो चार्ट में हमें ये नज़र आता है कि जैसे कि थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं इसको। हाँ, अब ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चार्ट में जो ब्लू कलर की लाइन है वो जो निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है उसको इंडिकेट करिए, और जो ग्रे कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे भी इंडेक्स को फॉलो करिए। तो दोस्तों इस फंड ने इंडेक्स से परफॉर्मेंस अगर कंपेयर करते थोड़ा सा नीचे ही रहा है इसका परफॉर्मेंस। और
थोड़ा कम ही रहा है। तो इसके पहले जैसे कोविड-19 का क्रैश होने के पहले अगर देखा जाए तो फंड और इंडेक्स दोनों एक साथ ही चल रहे थे, लाइन एक साथ ही चल रही थी। पर लेकिन क्रैश होने के बाद अगर आज देखते तो थोड़ा सा फंड का परफॉर्मेंस नीचे। पर लेकिन इसके क्या रीज़न है फ़ंड का परफॉर्मेंस नीचे होने के लिए, आपको जैसे इसके टॉप 10 होल्डिंग्स में जब दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि फ़ंड ने क्यों थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। तो दोस्तों चलते पीर के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो पीर के साथ अगर कंपैरिजन में हम देखते हैं, अगर प्रोफाइल अगर हम देखते तो निपॉन इंडिया लार्ज फंड को 1 ही स्टार मिला है और बाकी जो एएमसीज के फंड है दूसरे आईसीआईसीआई मेरा एसेट उनको 5-5 स्टार्स मिल चुके हैं। तो थोड़ा सा इनको स्टार्स कम मिलने वाले हैं। और हालांकि इनकी लॉन्च डेट देखा जाए तो सभी फ़ंड की लॉन्च डेट 2013 में ही लॉन्च हुए, पर लेकिन थोड़ा कम परफॉर्म किए। अगर एक साल के रिटर्न अगर हम देखते तो इस फंड ने -7.66% के रिटर्न जनरेट किए। तो बाकी फ़ंड में से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रिटर्न मेरा एसेट लार्ज कैप फंड ने किए, तो उन्होंने 6% के रिटर्न जनरेट किए। और कोटक ने 7.78% के सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट किए एक साल का अगर देखा। पर लेकिन लॉन्ग टर्म के अगर देखा जाए तो 5 साल के अगर हम रिटर्न को कंपेयर करते हैं तो इस फंड ने 6.03% के रिटर्न जनरेट किए। आईसीआईसीआई ने 8.55, मेरा एसेट ने 10.95, एक्सिस ब्लू चिप ने 11.89 और कोटक ब्लू चिप ने 8.75% के रिटर्न जनरेट किए। तो यहाँ पे भी 5 साल के अगर रिटर्न के अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इस फंड के जो बाकी कॉम्पिटिटर्स है उन्होंने ज़्यादा रिटर्न जनरेट किए और इसने कम रिटर्न जनरेट किए। दोस्तों एक और बात कहना चाहूँगा, म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न होते हैं, जो पास्ट में अभी जो रिटर्न हमने टैली किए तो फ्यूचर में ऐसे रिटर्न जनरेट करेंगे ऐसे भी ज़रूरी नहीं होते हैं। हो सकता है फ्यूचर में ये फ़ंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे बाकी फ़ंड के कंपैरिजन में। तो म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न रहते वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल रहते। आगे चलकर हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि कौन सा फ़ंड अच्छा परफॉर्म करेगा। पर लेकिन अगर प्रेजेंट सिचुएशन में देखा जाए तो निपॉन इंडिया के जो पीर है, जो दूसरे फंड है, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो बेस्ट एंड वर्स्ट कॉल्ड परफॉर्मेंस तो हमारे लिए बाद में देखेंगे। ये हमारे लिए कौन कौन से फंड में कौन कौन से स्टॉक्स में इसने निवेश किया है ये जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसका अगर एसेट अलोकेशन अगर देखते हैं तो टॉप 10 स्टॉक्स में इनका 51% होल्डिंग है। टॉप 5 स्टॉक्स में अगर देखा जाए तो 31% का होल्डिंग है। और इसके जो स्टॉक्स में अगर हम देखा जाए तो कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स से इसने निवेश किया है और इसकी रीज़न गिरने का जो रीज़न है इसका यही प्रॉब्लम है। जो स्टॉक्स ने जो कोविड का क्रैश हो चुका था उस क्रैश में बहुत सारे स्टॉक 50% 40% तक गिर चुके और कुछ स्टॉक्स ने पॉजिटिव भी रिटर्न जनरेट किया है, ऐसी बात नहीं है। जैसे इन्फोसिस हो चुका है, इस स्टॉक्स में 20% प्लस रिटर्न्स के जनरेट भी किए। पर लेकिन कोविड के चक्कर में इस फंड में काफ़ी निगेटिव रिटर्न जनरेट किया। अगर हम देखा जाए तो 7.86% की जो होल्डिंग इन्फोसिस में है, उसके बाद 6.97% की होल्डिंग HDFC बैंक में है। और फंड में अंडर परफॉर्म करने की वजह है ये 4 स्टॉक्स, इसकी वजह से अंडर परफॉर्म किया है एक्सिस बैंक, ITC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर कोविड के पहले अगर हम देखते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक 325 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड हो रहा था और आज 20 अक्टूबर को अगर हम देखते तो ये स्टॉक 200 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड हो रहा है। नियर अबाउट 200-195 के बीच में ये क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। तो देखिए दोस्तों ये स्टॉक इतना गिर चुका है। तो गिरने की वजह से इस फंड ने क्या किया, थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है इसीलिए, ठीक है। तो इसके 3 जो मेन फंड है, पर लेकिन जो 3 जो स्टॉक्स है उसकी वजह से इसने अंडर परफॉर्म किया है। सबसे पहले एक्सिस बैंक, फिर ITC, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक। ये 4 जो स्टॉक्स है उसकी वजह से इसने क्या किया है, अंडर परफॉर्म किया। अगर इन चारों का अगर हम वेटेज अगर निकालते हैं तो लगभग 5 + 5 10 18 लगभग 20% वेटेज इन स्टॉक्स में है। तो इसीलिए इस फंड ने क्या किया, अंडर परफॉर्म किया। तो इसके रीज़न ये था अंडर परफॉर्म करने का। तो बाकी भी बहुत सारे ऐसे फंड स्टॉक्स में इन्होंने निवेश किया है। HDFC है, कोल इंडिया है, DV स्लैब है, सन फार्मा है, काफ़ी अच्छे कंपनीज़ में इस फंड ने निवेश किया है।
तो फंड मैनेजर सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कौन मैनेज कर रहा है। 2013 से शैलेश राजबन काफ़ी अच्छे फंड मैनेजर है और काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने इस फंड को भी चलाया और काफ़ी एक्सपीरियंस है ये म्यूचुअल फ़ंड के इंडस्ट्रीज़ में। अगर देखा जाए तो उनको 19 साल का एक्सपीरियंस है इक्विटी रिसर्च एंड फंड मैनेजमेंट का, और 10 ईयर से निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड को भी उन्होंने क्या किया, हैंडल कर चुके हैं। तो फंड मैनेजर काफ़ी अच्छे है। AUM भी अगर देखा जाए फंड का काफ़ी अच्छा है। और सबसे अच्छी बात देखा जाए तो SIP और लमसम में आप 100 रुपीज़ से भी आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, अपनी निवेश को हम शुरू कर सकते हैं। तो ये बात सबसे अच्छी लगी है। बाकी जो फंड अगर देखते हैं तो एक्सिस ब्लू चिप ये देखा जाए, कोटक देखा जाए, मीरा एसेट देखा जाए, तो वहाँ पे भी हम फंड को या मिनिमम लमसम भी अगर हम करते तो वहाँ पे 500 रुपीज़ की SIP या 1000 रुपीज़ की SIP और लमसम में भी 5000 या 1000 रुपीज़ के लमसम से हमें स्टार्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ओवरऑल फंड तो अच्छा है। आने वाले दिनों में अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इनके अगर स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म रिटर्न जनरेट किया तो डेफिनेटली ये फ़ंड आगे चलकर काफ़ी अच्छा रिटर्न हमारे लिए जनरेट कर सकता है। अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हो तो 100 रुपीज़ की SIP या 100 रुपीज़ के लमसम के साथ भी आप क्या कर सकते हो, इसमें निवेश कर सकते हो। तो आज ये एक एनालिसिस करने की वजह थी, जो यूट्यूब पे इनके ऐड आते तो उस ऐड की वजह से ही हमने इसका क्या किया है, एनालिसिस किया है। तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिली है। SIP और लमसम के लिए 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। दोस्तों अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स UV, जहां नॉलेज है सुप्रीम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।